क्या हुआ कि आर्यन का पेपर में बैठा तो उस टाइम तो कुछ प्री कंसीव नोशन नहीं था। आई मीन ठीक था कि एक तो मेरा प्राइमरी पेपर था भी नहीं, तो काइंड ऑफ चिल मोड है कि जो होगा देख लेंगे। ऐसे भी नहीं क्या लेना देना। वो एक काइंड ऑफ टेस्ट था कि चलो चलते हैं। जो पेपर आया तो इतने सारे 3D फिगर्स बने हुए थे, मेरा तो दिमाग घूम गया। मैं अगर अगर इन पार्टिकुलर इसमें भी कुछ बता दूं ना, जैसे मैं बता रहा हूँ पीएस निम्रा अगर बुक आप उल्टोगे तो उसमें इंडक्शन मशीन की जो क्वेश्चंस है, अगर वो आप क्वेश्चन कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी गेट एग्जाम में कोई इंडक्शन मशीन क्वेश्चन नहीं बनेगा। आई मीन और भी मैं बोलूँ जैसे एक मॉसफेट का लोड का क्वेश्चन आया था, तो वो अगर मैं डबली के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, मैंने जितने लोगों से खुद भी पर्सनली, क्योंकि जब आप रैंक बताते हो या मार्क्स बताते हो तो बहुत लोग कम्युनिकेट करते हैं, तो मैंने उन लोगों से सुना कि हम लोग तो डायोड बीजीटी और ओपन भी पढ़ते हैं, डबल ई वाले को तो बोला जाता है मॉसफेट मत पढ़ो। और जबकि मेरा क्या है, चूंकि मैंने हिमांशु को फॉलो किया है तो मालूम नहीं है कि वो बीजेटी से ज्यादा मॉसफेट को फोकस करते हैं। तो वो मेरे लिए तो डायरेक्ट रिजल्ट था। 4-5 केस तो होता है, कॉकरोच बस हम कर लेते हैं, इधर से कितना आएगा, इधर से कितना आएगा, ये इसका जी मैसा करके तो पूरा या वो कर लेते हैं। तो वो तो फिर से देखा बस सीधे अब वो 2 मार्क्स का था। Hi everyone and welcome back to Prefusion. So today we have got Divyanshu Kumar with us. So he has secured a AIR 60 in Gate 2025 double E examination and AIR 40 in Gate 2025 IN examination. So let's get to know about his preparation journey and how he prepared throughout this gate. सो मैं मेरा नाम दिव्यांशु कुमार है और मैंने इस ईयर डबल ई में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60 एआईआर 1 हासिल की है। और इंस्ट्रूमेंटेशन का भी पेपर मैंने दिया था साथ ही साथ, और उसमें मेरा 48 ऑल इंडिया रैंक है। और मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से हूँ। सो ये ईयर तो मेरा ड्रॉप ईयर था। सो मेरे ये थर्ड अटेम्प्ट था। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट 2023 में था, जिसमें मेरी 27 मार्क्स थी और मेरे रैंक बने थे 3315। देन फिर मैंने एक अटेम्प्ट और दिया, उसमें मेरी मार्क्स बनी थी 39 और उसमें मेरी रैंक थी 1696। सो आई मीन मेरे केस में ये था, अगर मैं स्ट्रेटेजी की बात करूँ कि पिछले ईयर तक लास्ट ईयर तक ये था कि हाँ मैं चीज़ें कवर है। आई मीन चीज़ें तो कवर हो गई थी, लेकिन मेरा मार्क्स में वो कन्वर्ट नहीं हो रहा था। सो ओवरऑल मेरा टारगेट ये था कि मेरे पास नॉलेज होते हुए ये मार्क्स में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो इस साल मैंने और एक मेरा और डिमेरिट था कि मैं कॉपी से ज़्यादा इमोशनली टच था। मतलब जब मैं कॉपी पढ़ता था तो ऐसा लगता था कि सब कुछ आ गया है, और जब कॉपी छोड़ूँ तो ऐसा लगता था कि सब गायब हो भूल गया। गया अब सब भूल गया हाँ, सब कुछ भूल गया। और लास्ट ईयर यही हुआ कि जब मैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे गया, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा कंट्रोल बहुत अच्छा है, सिग्नल बहुत अच्छा है, नेटवर्क बहुत अच्छा है। तो और लास्ट ईयर तक एनालॉग और डिजिटल के लिए मैंने हिमांशु या अनीस का कोई कंटेंट आई मीन सीरियसली नहीं देखा था। बस जैसे यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग के थ्रू वीडियोज़ देखते हैं ना, तो वैसे ही बस देख लिया करता था। आई मीन खाते-पीते लास्ट ईयर तो वैसे भी मतलब उतना हम किए भी नहीं थे मतलब था भी ना बस इस ईयर से हुआ है। तो मेरे मार्क्स भी बहुत ज़्यादा लीक ही होते थे एनालॉग डिजिटल में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का तो हाल थोड़ा रहता ही है एनालॉग डिजिटल में। काइंड ऑफ ये मैंने थोड़ा-सा और बहुत ज़्यादा ऐसे भी इसका बहुत ज़्यादा प्री कंसीव्ड नोशन भी है कि ये है, वो है, ये ज़रूरी है। तो ओवरऑल ये था कि तो मार्क्स मेरे बने नहीं है। तो क्या हुआ कि मैंने पेपर स्टार्ट किया, तो मेरे कोर के बन गए। आई मीन थोड़ा मशीन का बन गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक का भी बन गया, डायरेक्ट फार्मूला बेस थे पिछले साल, तो सारे बन गए। और जब मैं कंट्रोल सिग्नल हूँ तो अचानक मेरे माइंड से गायब है। इवन ये ईएमएफ थी, मुझे ये लग रहा है कि मैंने यार इतनी बार पढ़ा है, ये कैसे हो गया। मुझे ये भी याद नहीं आ रहा एंगल ऑफ डिपार्चर क्या हुआ, वो क्या हुआ, सारा कुछ मिसिंग हो गया अचानक से। तो आई मीन घर आके तो ये रोया कि हाँ यार, मतलब पेपर पूरा खराब चला गया, अब क्या करूँ। सेकंड अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट दे दिए, अब कितने लगेंगे। देन मेरा इस साल का मैंने इम्प्रूव कैसे किया इसे, तो जो मेरा इमोशनल अटैचमेंट हो गया था कॉपी से, उसे रिमूव करने के लिए मैंने क्या की, कॉपी से दूरी बना लो। आई मीन समटाइम्स हम क्या होता है ना कि हम सेल्फ डाउट करने लगते हैं। हमें लग बैक ऑफ द माइंड मेरी चीज़ें होती है, बट हमें लगता है कि भूल गए, मतलब अगर 25% भी भूल गए तो मुझे लगता है 100% भूल गए, जो कि इतना नहीं है। तो अगर हम 25% को रिकॉल करने का कोशिश करें तो उसमें भी 10% आ ही जाएगा, कुछ बचेगा। तो मेरा एक चैलेंज हो गया था कि मुझे रिकॉल करना है, मतलब अपने रिकॉलिंग सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। अदरवाइज़ अगर कोई वर्स्ट सिचुएशन हुआ फिर से, तो फिर मेरा ये साल बर्बाद जाएगा। तो तो इसके लिए मैंने हाँ। तो लाइक मैं अब कुछ पूछूँगा आपसे। तो बेसिकली लाइक आपका इतना जर्नी था, तो पिछले साल खराब गया था आपका। तो पिछले साल आपने सेल्फ स्टडी किया था या मतलब कोर्स-वोर्स भी लिया था? ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट? एक्चुअली पिछले साल भी मैंने एक भी टेस्ट सीरीज़ नहीं दिया। और तो
और उसके बाद मैं प्रैक्टिस की थी। आई मीन पीवाईक्यू पूरा कर लिया था। पीवाईक्यू को 2 बार कर लिया था पिछले साल तक। लगभग 2 बार कर लिया था। डबल ई का एटलीस्ट तो 2 बार कर लिया था। हाँ, तो इस एक काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस तो था कि एटलीस्ट 50 मार्क्स तो स्कोर कर सकता था उस वाले पेपर में। और उतना कर देता तो फिर भी अंडर 500 तो आ जाती। और हाँ, हाँ, तो शायद हाँ, पीसी वन थोड़ा-सा टफ था। हाँ, मॉडरेट काइंड ऑफ पेपर था। वो सीन था। तो इस साल अच्छा, मैंने क्या किया। हाँ। हाँ, इस साल आपने क्या किया? वो बताइए आपने क्या किया इस साल? हाँ, तो इस साल एक तो कॉपी वाला छुड़ाने के लिए क्या किया कि कॉपी से दूरी बना लिया। मैं आई मीन मैंने खुद को बहुत ज़्यादा चैलेंज किया कि मुझे चीज़ें याद आए, क्योंकि वही चीज़ बार-बार हो रहा था। क्योंकि मुझे लगता था यार मैं अगर 50 बार भी पढ़ लूँ फिर मैं भूल गया। आई मीन ये पता नहीं चलता, नहीं कॉपी छोड़ने के बाद पता चलता है कि आप भूल रहे हो। पहले तो लगता है कि सब कुछ है, कॉपी खोलो तो पन्ने पलट रहे हो तो सब कुछ है आपके माइंड में। फिर अचानक लगता है गायब हो गया सब। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो मेरे केस में वर्क किया, आई गेस जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है उनके केस में भी वर्क करे कि आप थोड़ा कॉपी से दूरी बना लीजिए। बार-बार कॉपी देखना अच्छी आदत नहीं है। आई मीन टू मच डिपेंडेंसी अच्छी बात नहीं है। तो ये चीज़ था। और प्रैक्टिस के लिए मैंने क्या किया, दूसरी चीज़ है कि कॉम्पिटिशन एक रिलेटिव कॉम्पिटिशन है। आई मीन जैसे अगर पेपर में कुछ क्वेश्चन आए तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे वो सिंगल डिजिट रैंक वालों से भी नहीं बनेंगे। वो किसी साल भी नहीं बनेंगे। तो वैसे क्वेश्चन बस अपने रेंज में रखना ही नहीं है। हमें उन क्वेश्चन पे तो एटलीस्ट बात करना है जो बन सकते थे एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट में। तो वो वाले क्वेश्चन तो ये रिलेटिव कॉम्पिटिशन है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये मुझे समझना है कि एक मेजर क्राउड है वो कर क्या रही है। तो मेजर क्राउड पी/क्यू सॉल्व करती है। ए सीरीज़ देती है, वो 2 कोचिंग के होते हैं सबको मालूम है। मेजर जो हुँ, मार्केट में एस अकेडमी की और मेडी जैसे हम अपने हाँ, हाँ, उसके अलावे क्या है कि कोई वर्कबुक मटेरियल लगा लिया जो भी टीचर से पढ़ते हैं वो शुरू में लगा लेते हैं व्हाइल लर्निंग सब्जेक्ट्स। उस लास्टली तो ये सब तो था कि ये सब तो करना ही करना है। एटलीस्ट वो तो ज़रूर करना है जो सब लोग करते हैं। उसके अलावे मैंने एक एक्स्ट्रा किया था। वो था कि मैं बर्स्ट केस लेके हमेशा अज़्यूम करता हूँ और मेरा जो नेचुरल टेम्परामेंट है, एक होता है ना प्री कंसीव्ड कि पेपर कैसा होना चाहिए और उसके अनुसार अपना पूरा स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो मेरा हमेशा स्ट्रेटजी एक टफ़र पेपर के लिए होता है। ऑल्दो इस साल तो था नहीं तो मुझे ज़बरदस्ती का स्पीड बढ़ाना पड़ा और मेरे नेगेटिव हो गए। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि मैंने इस साल 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मेरे 47 सही हुए थे, 13 क्वेश्चन गलत हुए थे। जिसमें मेरा नेगेटिव मार्किंग बना था 3.33, इतना मेरा नेगेटिव मार्किंग बना था। ओवरऑल मेरे 67.67 मार्क्स इस बार बने हैं। हाँ, जिसमें मेरी 60 रैंक बनी है। तो वही हो रहा था बार-बार। तो मैंने एक और ऑनेस्ट चीज़ है कि मैंने फुल लिंक टेस्ट सीरीज़ नहीं दिया है। आई मीन 1-2 दिया वो भी बस सबमिट कर दिया था। क्योंकि मैं इस बार भी नहीं दिए? इस बार भी नहीं दिए क्या? हाँ, इस बार भी नहीं दिए? मतलब सब्जेक्ट टेस्ट दिया था। सब्जेक्ट टेस्ट में भी क्या है जैसे मेरा क्या था ना कि मैं ये चीज़ समझ गया था कि रियल एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पिक करना है और उसको आप एक होता है फिज़िकल क्लॉक, एक होता है बॉडी क्लॉक। तो अपना बॉडी क्लॉक सेट करना ज़्यादा बेहतर है कि आप बॉडी क्लॉक ही सेट कर लो। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन लेके 5 मिनट तक उसको करे जा रहे हैं। आई मीन उसे उठाना है, जल्दी-जल्दी करना है। जितना आप एफिशिएंट हो सकते हो टाइम के इसमें, उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो वही करता था। तो क्वेश्चन पिक करना है और बना के डालना है आंसर। ये जितना हो जाए उतना बढ़िया है। यही आप अटेम्प्ट होना चाहिए। तो मैं जब टेस्ट सीरीज़ भी देता था तो ऐसा लगता था कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मुझे आते हैं। अब टेस्ट सीरीज़ का एक ड्रॉबैक भी है। आई गेस क्या है कि वो फ्यू सिलेक्टेड क्वेश्चन लेते हैं और उसे बार-बार घुमाते जाते हैं। कभी डाटा बदल के उसमें उस टेस्ट में दे दिया, कभी उसमें टेस्ट दे दिया और बच्चे एक लूप में फँस जाते हैं। आई मीन वो काइंड ऑफ जो मार्केट के बड़े हाँ, ये का मैंने नाम लिया यार, जो और भी जो कोचिंग है इस लाइन की वो इसी लाइन में है कि वो बार-बार हो जाते हैं और उनमें भी क्या होता है कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं सीधे, डेटा तक नहीं चेंज करते हैं। तो मैंने क्या किया था ना अपने आप को लीड करने के लिए कि मैं वर्स्ट केस में अगर एक टफ साइड भी आ जाए ना तो मैं टैकल कर लूँ। उसके लिए जितने भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, अगर मैं नाम लूँ तो मशीन के पीएसबी मेरा बुक, पावर इलेक्ट्रॉनिक के पीएसबी मेरा बुक और पावर सिस्टम के लिए सीएल बादवा और डीपी कोठारी। इसके मैंने 16 एग्ज़ाम्पल कर लिए थे। आई मीन मोस्ट ऑफ द जितने मेरे से हो पाए थे उतने कर लिए थे। तो इसका बेनिफिट कहीं न कहीं मिला ही है कि क्या होता है कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि क्वेश्चन स्क्रीन पे आए और मुझे क्लिक कर जाए। आई मीन क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वेश्चन मेरे स्क्रीन पे आया और मुझे क्लिक ही कर जाए सही टाइम पे। तो वही है कि अगर आपको एक्स लेवल तक का प्रिपेयर करना है तो आप एक्स प्लस तक का करके रखो। ताकि ये तो होगा ना कि वो क्लिक कर जाएगा। और एक चीज़ और था कि मुझे मालूम था कि मैं कमज़ोर हूँ। रिकॉलिंग सिस्टम मेरा बहुत वीक है। मैं रिकॉल करने में समय लग जाता है या 100% रिकॉल नहीं हो पाता था।
तो मैंने क्या किया था कि कैलकुलेशन पे फ़ोकस किया। आई मीन रिकॉलिंग तो मेरा धोखा दे ही रहा है, तो मैंने सोचा कि ये कर लेता हूँ कि क्लियर बात है। लेता हूँ उसको। जैसे किसी और को कैलकुलेट कौन लगता है इसको। हाँ, हाँ, अल्टीमेटली फाइट में तो रहूँगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि सबसे जैसे अगर पावर ट्यूनिंग का बात करूँ, तो पावर ट्यूनिंग में बहुत सारी वैल्यूज़ होती है। जैसे 2√2/पाई, 3√3/3 पाई, 2 पाई ऐसा करके वैल्यूज़ होती है, और इवन कॉस इनवर्स में भी जाए तो उसमें भी वैल्यूज़ होती है कि जैसे कॉस इनवर्स 0.6, 0.8 ऐसा करके बहुत सारी वैल्यूज़ होती है। तो उनको भी मैंने लिस्ट आउट कर लिया था। वो डायरेक्ट वैल्यू मुझे याद होने चाहिए। मैं अगर हर टाइम कैलकुलेटर पे करूँगा तो मेरा समय तो जाएगा। तो हाँ। वो मैंने एक्स्ट्रा कर लिया था। इवन डायरेक्ट आरएमएस अगर कोई साइनसॉइडल है, उसका आरएमएस का अल्फा, बीटा के टर्म में लिमिट करके जनरलाइज़ फ़ॉर्मूला खुद के लिए रख लिया था। तो इस तरीके से मैंने कैलकुलेशन को बढ़ाया। मतलब इस ये लेवल तक बढ़ गया कि बहुत सारे मैं मुँह से करने लगा। आई मीन सीधे वो हो रहा था विदाउट यूज़ ऑफ एनी कैलकुलेटर, वर्चुअल कैलकुलेटर। तो ऐसा हो गया था। तो ऐसा हुआ, ऐसा भी हुआ कि क्वेश्चन मैं देखा तो एक बार में क्लिक नहीं किया। आई मीन फिर मैं दोबारा गया उसी पे, और वो करते-करते आंसर लग गया। और बहुत सारे सिली मिस्टेक तो अवॉइड नहीं कर सकते। आई मीन अगर हम ये चाहते हैं कि 100% एक्यूरेसी है, तो वो अवॉइड नहीं कर सकते। 100% तो हाँ, कभी नहीं हो सकता, लेकिन हाँ। आप टेस्ट सीरीज़ जितना दोगे तो उससे कम हो सकता है, कम कर सकते एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि अभी तक मेरा एक और ड्रॉबैक था कि मैं अटेम्प्ट ही नहीं बढ़ा रहा था। जैसे मैंने लास्ट ईयर 39 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अ, लास्ट ईयर का मैं इसलिए बात बार-बार कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर एक ठीक-ठाक प्रिपरेशन था। जैसे एक व्यक्ति से अपना होता है ना कि हम सैटिस्फाइड है अपने प्रिपरेशन से, हम फाइट कर सकते हैं जाके। तो लास्ट ईयर मेरा वो था कि हाँ, अ आई मीन अटेम्प्ट बहुत खराब था। तो मुझे ये था कि अटेम्प्ट तो बढ़ाना है इस साल। अगर क्योंकि गलती होना ही होना है, आप कितना भी कोशिश कर लो वो गलती होएगा ही। एग्ज़ाम का टेम्परामेंट अलग होता है, घर का टेम्परामेंट अलग होता है। तो वो गलत होना ही है। बहुत सारा चीज़ आता है, आप ट्रैवल करते हो, आई मीन टाइमर के पहले आधा घंटा सीट पे बैठ जाते हो, फिर यू आर रेडी टू बिगिन सडनली बूम। तो बहुत सारा चीज़ हो जाता है, तो वो प्रेशर आ जाता है, वो फ़ियर तो होता है, अवॉइड नहीं कर सकते। तो मैंने अटेम्प्ट को 60 कर लिया। एक और चीज़ है कि जब पेपर स्टार्ट हुआ तो 1-2 मिनट के लिए तो मैं डर ही गया। मुझे लगा कहीं 2019 और 22 वाला हाल ना हो जाए, क्योंकि उस साल बहुत ज़्यादा मार्क्स गए थे और हाँ, रैंक तो कुछ बनी बहुत जल्दी ईज़ी आ गया था। तो हाँ, वहाँ ये है। मुझे तो लगा कि अब मैं जैसा भी हूँ भागो, मतलब ये होता है कि अंदर आँख बंद करो और बस भागो। आपको नहीं देखना कि आप कहाँ स्टे करोगे एट द एंड, बस भागो, भागो। जितना एफर्ट कर सकता है करते रहो। तो उस तरीके से भागता गया। लास्ट में थक गया 60 क्वेश्चन पे। अब लगा 5-6 मिनट बच रहा था बस, फिर भी थक गया, अब नहीं करना है। लगा था कि मेरे एक्यूरेसी का जो हिस्ट्री रहा है अभी तक ना, वो ठीक ही रहा है। मतलब एक्यूरेसी अच्छा खासा है। अगर 39 अटेम्प्ट करता हूँ तो 35-36 सही हो जाता है। था अभी तक, ऐसा था। तो मुझे लगा इतने में तो बहुत नंबर बन जाएगा। आई मीन 80 तो बन जाएगा। 80 बन जाएगा तो 200 रैंक के अंडर में आ जाएगा। ये था मेरा जनरल एक्सपेक्टेशन पेपर के हिसाब से। फिर आया तो देखा कि बहुत ज़्यादा, बहुत शोरगुल, बहुत सारा चीज़ होता है। आई मीन बहुत डिस्ट्रेसिंग भी होता है। कोई बोल रहा है 96 आ रहा है टॉपर का, कोई बोल रहा है इतना जाएगा, उतना जाएगा, 60 पे 1000 जाएगा। आई मीन एक काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग मोमेंट होता है उस टाइम पे। जब तक मैंने रिस्पॉन्स शीट नहीं देखा था, मुझे भी नहीं मालूम था कि मेरा 50-55 भी क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा। जब मैं मैनुअली जोड़ रहा था रिस्पॉन्स शीट आने के बाद, तब लगा 60 पार हो गया। अब लगता है कि अ, मतलब खुश हो गया है कि हाँ, अब तो ठीक है, अब तो 200 या 500 पे तो अब रहूँगा, मतलब इतना तो रहूँगा, तो कुछ तो हो जाएगा इस साल। क्योंकि लास्ट टाइम 60-96 रैंक, आई मीन मैं तरसता रहता था कि यार ये अपॉर्च्युनिटी आ रही है, वो आ रही है, ना एमटी का अपॉर्च्युनिटी है, ना पीजीसीआईएल, ये डबल एयरपोर्ट अथॉरिटी, ओआईसीएल बहुत सारी आ रही है, और मैं बस लिस्ट देखूँ सिलेक्टेड कैंडिडेट का, और मेरा तो कुछ है ही नहीं। आई मीन बहुत काइंड ऑफ वो सिचुएशन होती थी, बहुत डिस्ट्रेसिंग। एक ही, और अगर मैं थोड़ा और सब्जेक्ट में बोलूँ कि क्या-क्या चीज़ें और एडिशनल है, जैसे मेरा एनालॉग डिजिटल में हमेशा मार्क्स लीकेज होता था। तो एक चीज़ और बताऊँ कि एनालॉग डिजिटल के लिए मैंने बहुत सारे सोर्सेज़ ट्राई किए, और बहुत सारे सोर्सेज़, आई मीन अगर मैं नाम तो नहीं ले सकता, आई मीन बहुत ज़्यादा था, लेकिन एक्चुअली जितने मार्केट हाँ, मतलब बेसिकली यूट्यूब में जितने आपने मतलब सारे हाँ, बहुत सारे, चाहे वो एनिमेटेड वाला हो, और या फिर गेट एजुकेटर का हो, तो मैंने ट्राई किया बहुत सारा। हाँ, लेकिन उसमें होता क्या था ना कि मैं पढ़ तो लेता था। जब नए क्वेश्चन मेरे सामने आते थे तो मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता था। मतलब लगता था कि स्टार्ट कहाँ से करना है? आई मीन वो होता है ना कि अप्रोच ही नहीं पता चल पाता था। हाँ, और तो वो चीज़ें ऑनेस्टली मैं पूरा क्रेडिट दूँगा हिमांशु अग्रवाल और आपके कंटेंट का। आई मीन ये चीज़ें मैंने बहुत बार बोली भी है, और तो वही वो ली नहीं उसने। ग्रुप में बहुत जगह, हाँ, तो जो कि सत्य बात है। आई मीन तो वो चीज़ें मुझे काफ़ी हेल्प की है।
और जहाँ तक बात है कि मैंने जैसे क्या होता है कि एक व्यक्ति उसको टारगेट होता है कुछ कि इतना करना है, तो वो हर जगह भागता है। आई मीन वो कोई सोर्स छोड़ना नहीं चाहता है। अगर वो एफर्ट दे रहा है तो वी डोंट वांट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड कि कुछ छूट जाए। तो उसके लिए मैंने भागा है। तो जैसे मैं आपके कंट्रोल सिस्टम के प्लेलिस्ट में गया तो उसमें मुझे रूट लोकस वाला पोर्शन बहुत अच्छा लगा। मतलब पर्सनली मुझे तो रूट लोकस वाला पोर्शन बहुत अच्छा लगा। लास्ट के कंट्रोलर कंपनसेटर का पोर्शन बहुत अच्छा लगा। जिसके लिए मैंने तो यूट्यूब पे कमेंट भी किया था। आई मीन क्योंकि हाँ, देखा है। रूट लोकस का जो पोर्शन था वो इतना अच्छा बेल कवर किया है कि कुछ छोड़ा ही नहीं है। लगता है हर बुक स्टैंडर्ड बुक का मिक्सचर है। आई मीन हर हाँ, कोई चीज़ नहीं छोड़ा। उसमें विजुअली करके पूरा सबको समझाया बेसिकली, विजुअली एकदम पूरा ग्राफ हुँ। में सब दिखाया। हाँ, वो पूरा उसके बाद क्या था कि इसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक के केस में क्या है कि आपने मैराथन में लिया था, तो मैराथन हाँ। तो लास्ट मोमेंट में उतना अटेंड नहीं कर पाया था ऑनेस्टली कि वीडियोज़ देखूँ तो अब पड़ा हुआ भी था ना मतलब तो हुँ, हुँ। एक चीज़ ये देखना होता है कि कहीं हम छूट तो ना जाएँ, तो अगर कुछ लगता है वैसा तो हम ऐड ऑन कर लेते हैं अपने नोट्स में। तो मुझे तो आई मीन बेल कवर लगा, बहुत सारे कंट्रोवर्शियल पीवाईक्यू है जो आई मीन वो अ, नोट अननोटिस चला जाता है वो, हम ध्यान नहीं देते। 2-3 तो मेरे दिमाग में था। तो वही होता है ना कि किसी चीज़ को जज करना है तो अच्छा ये देखो कि वो सबसे टफ वाला पोर्शन टच किया है कि नहीं। तो देखा कि वो पूरा कवर्ड है, आई मीन बहुत एक्सप्लेनेटरी में तो मुझे लगा हाँ, आई मीन बहुत हेल्पफुल है। तो वो एक रेक्टिफायर वाला, एक चॉपर वाला। उसके अलावे भी मेरा जैसे होता है ना लोग यूट्यूब पे वीडियोज़ देखते हैं, तो मैं फ्री टाइम में 1-2 चैनल पकड़ लिया, उसी का बिंज वॉच करते रहता हूँ वीडियोज़। तो मैंने प्री फ्यूज़न के तो लगभग बहुत सारे वीडियोज़ आई मीन ऐसे ही देखते रहता हूँ। आई मीन वो कहीं न कहीं मेरे थॉट प्रोसेस में कन्वर्ट हुए। मैं और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। मैं एग्ज़ाम के टाइम स्लो ही था। ऑल्दो मैंने 68 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, तुक्के तो नहीं मारे। तुक्का मेरा एक और बता दूँ कि लक मेरे कभी फ़ेवर में जाता ही नहीं है। ये हिस्ट्री है कि अगर मैं तुक्का मारूँगा तो 100 के 110% वो गलत ही जाएगा। इस साल भी गलत गया है। आई मीन 2 क्वेश्चन पे रिस्क लिया, कुछ के सही होते हैं, कुछ के सही होते हैं, लेकिन मेरे तो नहीं होते। तो आपको पता है तो क्यों लिया है रिस्क? रिस्क नहीं लेना चाहिए था ना? आपको पता है अगर नहीं होगा सही तो नहीं लेना चाहिए था। लेकिन आप मान लेते हैं मतलब एग्ज़ाम हॉल पे हो मतलब अब मान लेते हैं लाइक आप मान ले लेते हैं। व्यक्ति वाले क्वेश्चन में एफटी वाले क्वेश्चन में वो 2 रूट 2 वाला था, वो मेरा गलत हो गया, 2 मैंने मार दिए। सोचा मार देता -2/3 वहाँ मिल गया और एक इनफाइनाइट पॉइंट वाला था, उसमें सिंगल सेट किसी तरह से आ गया, वो हो गया। तो चीटिंग क्वेश्चन ये था तो रिस्क लिया था, ज़्यादा तो ले नहीं सकता था। वही सोच के क्या होता है ना कि जब फ्लो में होते हैं ना तो लगता है सब सब तो भर देना है। आप जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे, तो आपको क्या फ़ील हो रहा था कि जनरली क्या होता है ट्रेंड यही होता है कि इलेक्ट्रिकल का कभी-कभी बहुत ईज़ी आ जाता है, ठीक है? तो हुँ। आप इस बार जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे पिछले साल जैसे थोड़ा-सा मॉडरेट से टफ की तरफ बोलूँगा, इस साल आपको क्या लग रहा था कि पेपर लेवल क्या था? मतलब जब मिडल में थे आप एग्ज़ाम हॉल में? अच्छा कि आपने याद दिला दिया। तो मैंने 1 तारीख का 1 फरवरी को पेपर आयन वाला अटेम्प्ट किया था। और उसके बाद फिर 2 तारीख को मेरा डबल ई का था। तो कंटीन्यूअस डेज़ मेरा वैसे मतलब एक बार पॉज़ करो, हम आयन की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में भी जानेंगे, ठीक है? ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें जाननी है आपसे, तो उसके बारे में जानेंगे। अब हाँ, कंटिन्यू कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए, जो बोल रहे थे। एक डबल ई का एग्ज़ाम तो कैसे पेपर वैसे पहला पहला वाला कौन-सा आयन का था आपका? आयन का था या डबल ई का था? डबल ई का था राइट? पहला वाला एग्ज़ाम? आयन का था, तो डबल का था। तो हम आयन से स्टार्ट कीजिए। तो आयन का पहला आई थिंक सैटरडे को था आई थिंक आयन का, राइट? तो आयन का दिया, तारीख तारीख का था। हुँ। वो आपका कैसा गया? उसके बाद माइंडसेट क्या था आपका? आयन का पेपर देने के बाद आपका माइंडसेट क्या था? मतलब अच्छा गया, खराब गया, मूड खराब हो गया, क्या हुआ? मैं बता रहा हूँ हाँ, तो 1 तारीख को आयन का पेपर था मेरा 1 फरवरी को और 2 फरवरी को मेरा डबल ई का पेपर था। मैं इसलिए ये चीज़ बोल रहा हूँ ना कि दोनों इंटरलिंक्ड है। क्या हुआ कि आईएन का पेपर में बैठा तो उस टाइम तो कुछ प्री कंसीव्ड नोशन नहीं था। आई मीन ठीक था कि एक तो मेरा प्राइमरी पेपर था भी नहीं तो काइंड ऑफ चिल मोड है कि जो होगा देख लेंगे। ऐसे भी मुझे क्या ही लेना देना। तो एक काइंड ऑफ टेस्ट था कि चलो चलते हैं। जो पेपर आया तो इतने सारे 3D फिगर्स बने हुए थे, मेरा तो दिमाग घूम गया। आई मीन एक अरे यार ये क्या है? मतलब एक तो होगा वो कोर का पेपर, एक तो मेजर है, एक और बता दूँ मेरा डबल ई में मेजरमेंट मैं छोड़ के रखता हूँ। मतलब क्योंकि उसका हिस्ट्री ऐसा रहा है। एक एक तो गिव अप करना ही है। अगर आप काइंड ऑफ डबल ई के लिए पूरा सिलेबस कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक सब या तो ईएमएफटी छोड़ दो या तो मेजरमेंट मतलब हम रिकमेंड तो करे नहीं लेकिन रिकमेंड मैं करते यही हो रहा था कि बहुत सारे बच्चे हाँ, बहुत सारे बच्चे ईएमएफटी छोड़ते हैं और बहुत सारे मेजरमेंट छोड़ा। उसके लिए मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा कि कौन क्या छोड़ता है। तो मैंने बहुत सारे के मुँह से सुना कि कुछ लोग ईएमएफटी छोड़ते हैं, तो मैं सोचा ईएमएफटी तो नहीं छोड़ सकता, वो 12th वाला पोर्शन भी मोस्टली होता है। वो आसान है। वो मैथमेटिकल है। मेजरमेंट भी मैं आपको बोलना चाहूँगा कि उसमें जो मेजरमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाला पोर्शन है वही सबसे हाईएस्ट वोल्टेज वाला रहता है।
तो वो कर लोगे तो हो जाता है, मतलब ज़्यादा कवर नहीं करना होता, लेकिन हाँ, ठीक है। हाँ, तो मेजरमेंट भैया। तो वो स्किप ही करके गया था। तो अब हुँ, क्या है, इस बार का आईएन के पेपर में ना मेजरमेंट का पोर्शन ज़्यादा था, मतलब इन जनरल कंपैरेटिवली ज़्यादा था इस साल। बहुत सारे एरर और सेंसिटिविटी, बहुत तरह के क्वेश्चन आईएन के पेपर में था। तो वो सब देख के और हालत खराब हुआ। तो मैं क्या किया, क्वेश्चन छाँटता गया। एक और है कि मैं एप्टीट्यूड कभी शुरू में अटेम्प्ट नहीं करता, क्योंकि एप्टीट्यूड मैंने आज तक नहीं पढ़ा है। मतलब लिटरली नहीं पढ़ा है। वो रिस्क लेके ही चलता हूँ कि अब जो होगा वो मेन एग्ज़ाम में लिखा जाएगा। और जब हम टेस्ट सीरीज़ देते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ये पूछ देते हैं, वो एसएससी काइंड ऑफ, कि पानी, वर्क, इतने मैन, इतने वूमेन इतना वर्क कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ-कुछ पूछते हैं, सब गेज इतनी की है। वो मुझे था पहले से कि ये सब तो कभी नहीं आने वाला, तो वो 2 ना 2 बराबर है, वहाँ पे अचानक सबको वर्क करना है, जो आएगा सिचुएशन और लक के अनुसार। मतलब तो आपने आपने बेसिकली एप्टीट्यूड के हिसाब से ट्रीट किया है, मतलब आप कुछ पढ़े नहीं, जस्ट एकदम ओपन माइंड हाँ, से गया एप्टीट्यूड। हुँ, हाँ, तो एप्टीट्यूड के लिए क्या है कि मैं कोर को पहले रखता हूँ, एकदम सैंडविच तरीका है मेरा। पहले कोर, उसके बाद जब काइंड ऑफ सैचुरेट होने लगा तो एप्टी पे मूव कर गया, फ्रेशनेस लेने के लिए, फिर कोर पे आ गया। तो इससे क्या होता है, ये चीज़ मेरे दोनों में वर्क कर गया। मतलब आईएन में भी मेरा एक क्वेश्चन बस गलत हुआ है, P इक्वल टू Q इक्वल टू 0 वाला, और डबल ई में 2 क्वेश्चन गलत हुआ है। एक वेन डायग्राम था जो बहुत का गलत हुआ है, वो बहुत कन्फ्यूजिंग भी था, और एक वो वाला रूट 2 वाला। तो मतलब अच्छा है, जहाँ मैं पिछले साल 6 मार्क लाया था एप्टीट्यूड में डबल ई में, वहाँ तो बढ़िया ही है, मतलब उतना लेके भी नहीं चलता। मैं तो कोर के भरोसे जाता हूँ बेसिकली। तो ऐसा था। अच्छा। तो अब मैंने वो क्वेश्चन देखा, तो तो धीरे-धीरे क्वेश्चन देखता गया आगे इनमें। ओवरऑल मैंने देखा कि लास्ट कुछ क्वेश्चन बहुत लेंथी भी थे, जैसे एसी नेटवर्क के 2 क्वेश्चन थे आई गेस। तो वो बड़े लेंथी चले गए थे, पावर निकालना था, उसपे मैंने 10 मिनट दे दिए होंगे। तो वो ऐसा-ऐसा होके लास्ट में मेरा बना कि 43 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए। अब ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक था मेरे लिए। मुझे मालूम था कि मैं 50 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर सकता था, और एट लीस्ट, और मैंने 43 किए। तो ये भी था कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं वापस होटल में गया। एक्चुअली मैं बता दूँ तो मैं बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और मेरा सेंटर मुज़फ्फरपुर गया था, तो लगभग यहाँ से 160 किलोमीटर दूर था। तो मैं वहाँ पे होटल लेके स्टे किया था, जो भी मिल रहा है मिडिल नॉर्मल वाला। तो वहाँ गया तो वापस बहुत ही सैड था यार, मैं कहाँ इम्प्रूव किया। आई मीन पिछले साल 39 अटेम्प्ट करता था, इस साल 43 किया, तो क्या इम्प्रूव कर लिया मैंने इतने समय में। तो बहुत ज़्यादा लोड था, बहुत ज़्यादा बर्डन था कि मेरा आईएम का पेपर बहुत खराब गया, क्या करूँगा? तो अगले दिन के 12 बजे तक, जिस दिन डबल ई का पेपर था, मेरे माइंड में हमेशा आईए नहीं चल रहा था, भूल गया था कि यार डबल ई का भी पेपर है। आई मीन वो एक्स्ट्रा प्रेशर हो गया था। ऑल्दो मैं अभी रिजल्ट देख रहा हूँ कि 48.33 मार्क्स में मेरा 48 रैंक आ गया। तो लग रहा है कि ठीक है, कि हाँ, आई मीन इतना भी नहीं था जितना मैंने सोच लिया था, क्योंकि अल्टीमेटली सबका ही गया है। मतलब 48 रैंक बढ़ गया, मैं कभी सोचता भी नहीं था कि आइए, तो मेरा प्राइमरी कोई है भी नहीं, और अब बेकार में टेंशन ले लिया है। तो ये हाँ, चीज़ था, मतलब तो ये सब वही है, मतलब आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए बेसिकली, उन्होंने ले लिया, लेकिन जनरली आपको उतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। आयन का पेपर जस्ट दे दो, मतलब टेस्ट के लिए है, मेन तो आप डबल ही का है बस उसे आप। हुँ। हाँ, तो उसके लिए क्या हुआ कि मैं सीट पे बैठा तो बहुत ज़्यादा टेंशन, वो सब अभी भी चल रहा था। अचानक खुला, उसके बाद देखा कि यार ईज़ी है, तो और हालत खराब। तो मैं ये कहूँगा एक इन शॉर्ट, कि आप वर्स्ट केस के लिए रेडी रहो। आई मीन आपका एक जनरल टेम्परामेंट सूट करता है, उसके अगेंस्ट भी आ सकता है। मेरा मॉडरेट टू टफ पेपर मैं हमेशा अज़्यूम करके चलता हूँ, और मैं मान के रखता हूँ कि अगर मैं लगभग 50 क्वेश्चन लूँगा तो उतना में मेरा अच्छा नंबर आ जाएगा, और एक अच्छा रैंक के अराउंड रहूँगा। ये मेरा होता है कि 50-55 ले लो, अटेम्प्ट बहुत है। तो क्वेश्चन लेते जाओ, बनाते जाओ ऐसा। लेकिन पेपर ऐसा आ गया तो मेरे लिए अपोज़िट चीज़ है। तो ये है कि वर्स्ट केस के लिए रेडी रहो। अब मेरे केस में स्ट्रेस भी था, और मेरी टेम्परामेंट के अगेंस्ट भी आ गया, तो ये तो मेरे लिए वर्स्ट केस है ना। बहुत लोग चोक कर गए इस वाले पेपर में, जो जिनका टेस्ट वगैरह में ना टॉप 10 लीडर बोर्ड पे होता था, वो अच्छे से क्रॉस नहीं कर पाए। नॉलेज भी कोई कमी नहीं है, उनके नॉलेज में कोई शक नहीं है। आप उनसे डिस्कस करोगे तो नॉलेज में शक नहीं है, लेकिन वो उनका डिलीवर नहीं हो पाया। तो वही चीज़ है कि कौन एग्ज़ाम में कितना हैंडल कर पाया। उस चीज़ का लाइक अल्टीमेटली बेसिकली एग्जाम टेम्परामेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम बहुत इम्पोर्टेंट है, आप बहुत है। एग्जाम में कैसे आप clear- उसके वो बहुत ज्यादा हाँ, आप उसके पहले घर पे टेस्ट सीरीज़ कितना भी लगा दो, कितना भी कॉन्फिडेंस में रहो, वहाँ पे बर्बाद कर लिया तो सब कुछ गया। ये चीज़ है। अब जब तक मेन मतलब उसको मिनिमाइज़ कर सकते हो, टेस्ट सीरीज़ देके आप मिनिमाइज़ कर सकते हो। हाँ, लेकिन हाँ, मेन एग्ज़ाम में तो अलग ही होता है, उसका प्रेशर अलग होता मतलब एक चीज़ और है कि टेस्ट सीरीज़ का आप ये नहीं लेके चल सकते हो कि इसमें अगर इतना 60 प्लस आ रहा है तो मेन एग्ज़ाम में भी मेरा अराउंड रहेगा। वो नहीं भी रह सकता, वो पेपर पे डिपेंड करेगा। तो वो है। तो चीज़ है। तो आपके टेस्ट सीरीज़ में कैसे मार्क्स थे? टेस्ट सीरीज़ में आपके कैसे लास्ट जैसे मैं मतलब बता रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन कैसा था? सब्जेक्ट वाइज़ वगैरह देता था। तो मैं एक और इसमें ऐड करूँगा। जैसे क्या था ना कि मैं एक काइंड ऑफ अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा हूँ।
मेरा गेट के बाद ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, क्योंकि रीज़न है इसका। पहले तो मेरा जेईई मेन एडवांस खत्म, उसके बाद फिर मैंने और भी पेपर तो सबका खत्म होता है वो, मतलब 99% लोगों का खत्म ही होता है, वो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो उसके बाद फिर आगे बढ़ा तो एग्ज़ाम वाला दिया, गेट वाला, तो उसमें भी डिसेंट गेट को चलो छोड़ भी दो, तो पिछले साल बार सीबीटी दिया, खत्म, वो नहीं हुआ। उसके बाद एसएससी जेईई दिया, नहीं हुआ। आरआरबी जेईई भी इस बार दिया, नहीं हुआ। तो कुछ हुआ ही नहीं है, आई मीन तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? पूरा अंडर कॉन्फिडेंट ही सीन था मेरा। तो बहुत डर-डर के मुझे आते हुए भी डरने लगता हूँ कि कुछ पता नहीं रॉकेट साइंस या क्या पूछ देगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी था कि एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करना। दैट्स व्हाई कि मैं बुक के सोर्ड एग्ज़ाम्पल तक गया। नॉर्मली नहीं जाते लोग, आई मीन ये भी तो बोला जाता है कि बुक टच मत करो, बुक डिस्ट्रैक्शन है, ये है, वो है। लेकिन नहीं, हाँ, मुझे तो लगा देखिए मेरे केस में हाँ, डेफ़िनेटली ये आपका डेफ़िनेटली ये है क्योंकि उन्होंने क्या किया कि वो डिफरेंट ये की कि उन्होंने बुक का जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व किए। वैसे हम हमारे जब पढ़ाते हैं तो हम बुक से भी पढ़ते हैं, बुक के क्वेश्चन्स भी ले लेते हैं, ठीक है? लेकिन और लोगों को शायद नहीं करवाते तो उसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है। और इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो जो क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं गेट, वो भी एकदम 10-20 किताब रहता है उनके पास और वो भी फॉरेन ऑथर्स के, तो वहीं से वो लोग हुँ, लेते हैं, फिर वो भी ऑब्वियसली मॉडिफाई करते हैं, फिर वो फ्रेम करते हैं। तो ऑफ कोर्स बुक पढ़ना तो डेफिनिटली अच्छी चीज़ है, लेकिन मतलब कितना टाइम दे पाते हो, वो भी इम्पोर्टेंट है। कितना टाइम हाँ, आपके पास है? तो मैं अगर अगर इन पार्टिकुलर इसमें भी कुछ बता दूँ ना, जैसे मैं बता रहा हूँ, पीएस बिमरा अगर बुक आप उल्टोगे तो उसमें इंडक्शन मशीन की जो क्वेश्चन्स है, अगर वो आप क्वेश्चन कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी गेट एग्ज़ाम में कोई इंडक्शन मशीन क्वेश्चन नहीं बनेगा। आई मीन जितना अच्छे लेवल के क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं। उसके बाद आप सिंक्रोनस का देखो, हुँ, इस बार भी 2 डिग्री मैकेनिकल एंगल वाला आया था, जो कि मेरे गलत था। मैंने 2 से मल्टीप्लाई करने की जगह उसे डिवाइड कर दिया। तरीका सही लगाया, लेकिन वो एंगल हो गया तो वो खत्म हो गया। तो लेकिन वो क्वेश्चन भी आपको पीएस बिमरा में मिल जाएँगे। तो सारे क्वेश्चन एक और एक था, लोगों को समझ नहीं आया होगा, वो था पावर सिस्टम में स्टेबिलिटी वाला प्रॉब्लम, जो लाइन को रिज़ॉल्व करते हैं। तो वो प्रॉब्लम, वो केस ना डीपी कोठारी बुक में दिया हुआ है। सबसे लास्ट केस वही है। हाँ, वो क्वेश्चन कोइंसिडेंटली मैं एग्ज़ाम के विदिन 1 वीक ना वो डिस्कस कर रहा था किसी से, कि ये कैसे करते हैं, ये वाला सीन मैंने तो ये फिगर ही मैंने कभी नहीं देखा है। तो पता चला कि और एग्ज़ाम में भी आया तो वो कर नहीं ड्रा किया हुआ था, हाँ, किया हुआ था। तो मुझे होता है ना फर्स्ट स्ट्राइक में लगा कि क्या पूछ दिया? आई मीन हर क्वेश्चन ही डरावना दिखता है वहाँ पे, तो क्या पूछ दिया? तो फिर देखा अरे ये तो वही चीज़ है। फिर मैंने आई मीन 1 मिनट राउंड लगा के सही टिक किया, 2 मार्क्स का था भी। और भी मैं बोलूँ जैसे एक मॉसफेट के एक्टिव लोड का कोर्स के क्वेश्चन आया था, तो वो अगर मैं डबल ई के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, मैंने जितने लोगों से खुद भी पर्सनल, क्योंकि जब आप रैंक बताते हो या मार्क्स बताते हो तो बहुत लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो मैंने उन लोगों से सुना कि हम लोग तो डायोड, बीजेटी और ओप-एम्प भी पढ़ते हैं, डबल ई वाले को तो बोला जाता है मॉसफेट मत पढ़ो। और जबकि मेरा क्या है, चूँकि मैंने हिमांशु को फ़ॉलो किया है तो मालूम ही है कि वो बीजेटी से ज़्यादा मॉसफेट को फ़ोकस करते हैं। तो वो मेरे लिए तो डायरेक्ट रिज़ल्ट था। 4-5 केस तो होता है करोड़ बस हम कर लेते हैं। इधर से कितना आएगा, इधर से कितना आएगा, प्रीवियस पैरेलल जीएम ऐसा-ऐसा करके तो पूरा याद ही कर लेते हैं ना। तो वो तो ऑप्शन से देखा बस सीधे, अब वो 2 मार्क्स का था, तो इसी से हो गया। उसके बाद बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर रैंडम वेरिएबल वाला था। वो क्वेश्चन इसी वालों के लिए कुछ नहीं है। लोग तो बाई इक्वल टू आरएसटी हाँ, कहता अच्छा। है, लेकिन वो डबल ई में वो अचानक से क्वेश्चन आ गया। मैं बताऊँ तो क्या था कि कुछ दिन पहले किसी ग्रुप में, इसी के ग्रुप में मैंने देखा बाइकुल टू साइनिक्स वाला, मेरा इंटरेस्ट जागा यार कि कैसे करते हैं। तो मैंने उसका चैट जीपीटी वगैरह से देखा क्या है, नहीं है, तो सीख गया कि ऐसे फॉर्मूला लगाते हैं डीएस बाई डी वाई। एग्ज़ाम में बाइकुल टू एक्स स्क्वायर आ गया तो और सिंपलर ही था। तो वो तो सीधे हो गया था। तो यही तो छोटा-छोटा क्या होता है ना कि 1-2 क्वेश्चन भी अगर आपके किए हुए मिल जाए तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट कर जाता है। कभी लगता है यार भगवान ने मेरे ही लिए पेपर बनाया है, अगर इसमें मैं अच्छा नहीं करूँगा तो फिर पता नहीं पेपर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसा सीन चलने लगता है। चैट जीपीटी का मैंने यूज़ किया, इस बार ऑनेस्टली यूज़ किया है मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के लिए। एप्टीट्यूड और मैथ नहीं बन रहा तो चैट जीपीटी पे डालो। उसके बाद मैंने मैटलैब का यूज़ किया है प्लॉट वगैरह बनाने के लिए। बहुत बार क्या होता है कंट्रोल सिस्टम में ना फेज क्रॉसओवर, फ्रीक्वेंसी गेन क्रॉसओवर दे दीजिए बहुत डाउट होता है थोड़ा-सा कि मतलब सही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो वो उधर में मैटलैब को प्लॉट करो ट्रांसफॉर्मेशन देख लो। हाँ, हाँ, अब जैसे मैं बताऊँ तो क्या होता है कि नाइक्विस्ट प्लॉट से पोलर प्लॉट से भी पोलर प्लॉट तो नहीं ड्रा हो पाता है मैटलैब पे, हुँ, नाइक्विस्ट प्लॉट हो जाता है। ये वीडियो हो ना, तो अगर मुझे ओमेगा पीसी जानना है, तो ओमेगा पीसी को मैं जान सकता हूँ इससे भी कि रूट लोकस से भी जान सकता हूँ। वो कहाँ पे जियो मेरे एक्सिस को कट कर रहा है, वहाँ से भी जान सकता हूँ। बहुत सारा ऑनलाइन प्लॉटर भी है। एक साइट है स्वार्चमोर करके, वहाँ पे भी रूट रूट लोकस का ऑनलाइन प्लॉटर मिल जाता है। रूट वैसा लोकस वगैरह भी हाँ।
हाँ, मतलब मैंने भी जब करवाया है, तो मैं उधर भी प्लॉट, मतलब मेरे कंट्रोल सिस्टम कोर्स में उधर भी मैटलैब से मैंने प्लॉट करवाया, उधर ही ग्राफ्स वगैरह सब दिखाया, ताकि उसको थोड़ा-सा कनेक्शन फ़ील हो कि देखिए जो ये प्लॉट हो रहा है ना मैटलैब से। तो हाँ, वो कोई स्टूडेंट डेफ़िनेटली। जब कोई बिगिनर जब मैं खुद बिगिनर था ना, तो रूट लोकस लगा था यार, 9 स्टेप करवाते हैं इसमें, ये निकालो, वो निकालो, और फिर पता ही नहीं तो वो कुछ स्टिल रहता है। मैं कैसे ड्रा करूँगा? लेकिन वो क्या होता है ना, आपके काइंड ऑफ एक्सपीरियंस से ना हो जाता है, और गेट में एक भी है ना कि वो या तो ड्रा करके देगा, या तो कुछ ऐसा पूछेगा जो आप निकाल सको। और भी मैं कुछ पार्टिकुलर ऐड करूँ, तो जैसे पावर सिस्टम में हम 2 पोर्शन है, पावर सिस्टम 1 और 2। तो एक चीज़ मान लो, मतलब लॉजिकली सोचिए कि कोई भी पेपर गेट का रियल होगा, तो वो क्वेश्चन तो कभी नहीं देगा ना जिसका 5 मिनट से ज़्यादा लग जाए। तो पावर सिस्टम 1 वाले पोर्शन में मोस्टली कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं। चाहे जीएमआर निकलवा लो, जीएमटी निकलवा लो, एएलसी निकलवा लो, या अंडरग्राउंड केबल इंसुलेटर, बहुत लेंदी-लेंदी क्वेश्चन होते हैं। तो वो चांस कम होता है आने का। पावर सिस्टम 2 से ज़्यादा होता है। अब ट्रेंड भी देखो, तो पावर सिस्टम 1 से वेटेज बहुत कम हुआ है अभी तक। तो ऐसे से हाँ, हाँ, बिल्कुल। इस एक चीज़ थोड़ा सैड पार्ट भी है कि आजकल ट्रेंड ये है कि इस मतलब कि अपना वेटेज ही घटा दिया। मशीन का वेटेज नहीं दिखता है, पावर सिस्टम का वेटेज नहीं दिखता है। इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन ही पूरा बढ़ते जा रहा है। आई मीन वो काइंड भी हर्ट कर रहा है, क्योंकि जब डबल ई का बच्चा पढ़ता है, तो सबसे ज़्यादा कोर पार्ट पे फोकस करता है कि ये 2 सब्जेक्ट कर लूँ, मेरे हर जगह काम आ जाएगा, इंटरव्यू वगैरह में भी काम आ जाएगा। लेकिन वो घटाया जा रहा है, तो उसका भी एक ड्रॉबैक है। पिछले साल थोड़ा-सा था, इस साल आई थिंक थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़ हुआ है, पिछले साल से थोड़ा-सा आई थिंक इस साल बेटर हुआ है, आई गेस, राइट? हाँ, एंड आई मीन आईएससी का भी पेपर बड़ा अच्छा था। आई मीन कुछ क्वेश्चन उसने 2 डाल दिए थे हर पेपर में, जो टीचर के लिए है और बाकी बच्चों के लिए है। वो क्वेश्चन तो देखना भी नहीं था बच्चों के एग्ज़ाम फ्रेम में। इस साल वो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो टीचर क्या के लिए था। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था इस साल, सारे सब्जेक्ट्स रहते रहे। क्या बस एक वो नेटवर्क का बहुत अच्छा-सा क्वेश्चन था, जो पल्स रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन था, जिसमें आरसी दे दिया था। पल्स रिस्पॉन्स पर बहुत उसका उसका भी मैं क्रेडिट दूँगा हिमांशु अग्रवाल को, कि आज नहीं है, वो जब प्रीफ्यूजन चपक के भी नहीं था। हाँ, मतलब नेटवर्क नेटवर्क में वो कोई करवाता ही नहीं है, ठीक है? वो एक्चुअली जो हम इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाते हैं, तो हम करवाते हैं। हमको पता है वो एक दिन पूछेगा। फ्यूचर में वो पूछेंगे, हमको पता था, तो वो इसलिए वो तो करवाया ही उसने। अब अपने नेटवर्क उसमें तो है ऑब्वियसली, तो उसने तो करवाया है बहुत अच्छे से, मेरे को पता है। आप बोल सकते हैं आज उसके बारे नहीं, आई मीन दोनों का अलग-अलग चैनल था। आई मीन हिमांशु अग्रवाल का अलग चैनल था, अनीस था, उस टाइम तो कोई प्रीफ्यूजन बना भी नहीं था। उस टाइम ये आशीष सर्किट का वीडियो पता था बहुत ज़्यादा। अ, हाँ। 2 वीडियो तो ऐसा है कि जो दोनों का इंटरव्यू है। मैं ये मेरे लिए भी सरप्राइज़ था, जब अचानक मैंने देखा, अरे! ये 2 लोग आपस में मिल कैसे गए हो? इन लोग का मिलन कैसे हो गया? क्योंकि मैं दोनों को फ़ॉलो कर रहा हूँ। अलग-अलग अनीस शाह का अलग चैनल है, हिमांशु अग्रवाल का अलग चैनल है। दोनों पे अच्छे-अच्छे सब्सक्राइबर भी है, तो ये अलग मिल कैसे गया? फिर तब लगा कि अच्छी बात है कि दोनों मिल के कोर्सेज़ हैंडल नहीं, करें। हम एक्चुअली पहले से एक साथ ही थे। मतलब उसका तो चैनल ऑब्वियसली बहुत पहले खुला था। तो मैं जब मेरा चैनल खुला था, तब हम एक साथ ही थे, मतलब हम एक साथ ही थे। बस अलग चैनल खोला था, तब प्लानिंग ऐसा कुछ था नहीं कि ये सब कुछ हो जाएगा, ये कुछ था नहीं, अब तो हो गया सब कुछ। लेकिन तब बस एक साथ ही थे, पहले से, मतलब मेरे स्टार्टिंग से मैं एक साथ ही थे अपने। तो ये सीन था। तो अब बहुत देर हो गया हम। आपका भी ऑल अबाउट। हाँ, बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? आपका भी 2 प्लेलिस्ट था, जैसे एनालॉग करके ऑल अबाउट एनालॉग, कुछ ऐसा करके प्लेलिस्ट है। हमको आप जो मतलब बहुत अच्छा है। बहुत सारा वो आपका वो वाला जो पोर्शन है ना, स्टीडी स्टेट निकालो, कैपेसिटर का, सी सर्किट का, दूसरा वो कि एक करेंट मान लो फिर घुमाओ। वो भाई आई मीन बहुत ज़्यादा ऐसे-ऐसे क्वेश्चन ना, थॉट प्रोसेस डेवलप करता है। अब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है वो, कॉन्फिडेंस बूस्ट वो भी अच्छा है। हाँ, धीरे-धीरे अभी ये गेट में भी आएगा, क्योंकि वो अभी उधर है। मतलब इंटरव्यू हाँ। में तो ऑब्वियसली पूछते हैं, लेकिन अभी धीरे गेट फील्ड में भी अभी कांजियन से पूछा नहीं है। इस साल एक अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया डबल ई का। अभी मेरे को हमको फ़ील हो रहा है कि और भी अच्छा-अच्छा क्वेश्चन दे विल आस्क। तो अब वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, लगा नहीं था कोई कंट्रोवर्सी था। बाद में भी लोग बोल रहे थे ट्रायंगुलर वो होगा। मैं देख लिया था, फिर ये था, मतलब फिर भी लोगों ने ट्रायंगुलर रीच कैसे कर जाएगा वो, बहुत ज़्यादा ठीक दिक्कत बे। ऐसे हो रहा है, इसका तो ऐसा होगा, मतलब ऐसे थोड़ा-सा अंदाज़े में बोल दिया, ठीक है, ऐसा-ऐसा होगा। हाँ, तो वो चीज़ है। हाँ, तो ठीक है। तो हाँ, बहुत देर हो गया, बहुत देर डिस्कशन। अब तो इस डिस्कशन और भी करने का इच्छा है, लेकिन ऑब्वियसली लंबा नहीं करेंगे वीडियो ज़्यादा। तो लास्टली आप जस्ट लास्ट कुछ टिप्स दे दीजिए, मतलब जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, क्योंकि आपका रैंक इतना खराब था, फिर आपने इम्प्रूव किया, तो जस्ट शॉर्ट में थोड़ा-सा टिप्स और शॉर्ट में बता दीजिए प्रिपरेशन कैसे हेल्प किया आपको आपके प्रिपरेशन। तो हाँ, मैं समराइज़ कर देता हूँ सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले टिप्स पे पार्ट में ये बोलूँगा ना कि जैसे अपने अटेम्प्ट को आप सीरियसली लो।
आई मीन मेरा खासकर मकसद उन लोग के लिए होगा जिनका अटेम्प्ट बढ़ता जा रहा है। आई मीन ड्रॉप लेना, आई मीन बहुत बुरा फ़ील होता है, फैमिली प्रेशर और खासकर बहुत होता है कि जैसे मैं भी घर में ही रह के तैयारी कर रहा था, तो ऐसा होता। और एक चीज़ और कि कंप्लेन करने से कुछ होता नहीं है। ऐसा होता है कि मैं घर पे बैठा पढ़ने के लिए, तो मम्मी बना रही है कुछ, तो ये ले आओ, वो ले आओ, तो या कभी शोरगुल हो गया, कहीं पड़ोसी का कुछ हो गया, तो वो चलता रहता है। तो वो एक एक्सक्यूज़ बना लेंगे कि हाँ, मेरा फ़ोकस नहीं बन पा रहा है, तो वो हेल्प नहीं करेगा। आई मीन अल्टीमेटली आपको पेशेंट होना है, तो एक कंप्लेन नहीं करना, डोंट कंप्लेन और हर अटेम्प्ट को सीरियसली लेना है। ये नहीं कि बस मेरा 3rd ईयर का अटेम्प्ट है, तो ऐसे भी दे दिए। इस बार तो 3rd ईयर का एक बच्चे का बहुत अच्छा रैंक भी आया है। एआर 1 है। एयर 1 है, अच्छा, अरे एयर 1 है, अरे तो स्ट्रिक्ट कर दिया। हाँ, हाँ, रिकॉर्ड कर। वही। तो हर एकदम को स्पेशली लेना है, कंप्लेन नहीं करना है। और दूसरा ये है कि आपको एक ट्रेंड भी नहीं समझना है। आई मीन अपने थॉट प्रोसेस को जितना बिल्ड करो वो चीज़ है। सिर्फ़ कंटेंट ही मत देखो, थॉट प्रोसेस भी बिल्ड करो। और मैं कहूँगा कि मेरा कॉन्फिडेंस और थॉट प्रोसेस बढ़ाने में प्रीफ्यूजन पे वीडियोज़ या हिमांशु अग्रवाल और अनीश शाह, ये तीनों चैनल के जो वीडियोज़ हैं मेरे काफ़ी हेल्प किए। और ये चीज़ें बहुत ही आई मीन विज़िबल है। मैंने पहले भी बोला जब मेरा रैंक नहीं था, तब भी मैं ग्रुप्स में जो आप इनका मतलब बोला था। हम तो उनसे बहुत अच्छे से जानते हैं, मतलब वो तो टेलीग्राम पे करते ही हैं। वो उनका जब रैंक भी नहीं था, उनका नंबर भी नहीं आता, तब भी उन्होंने बोला था। वो ये तो आने के बाद तो ऑब्वियसली अब तो ये बोर है, लेकिन हाँ, मतलब बहुत लॉन्ग इनसे हम बातचीत करते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं, तो उनको पता ही है, तो उनको हेल्प किया है। तो या आई गेस अगर आपको ये पर्सनल क्वेरीज़। हाँ, बोलिए, आप बोलिए। और भी है कि मैंने जो 3 सोर्सेज़ बोले ना वो स्टेज की, सबसे पहले आप जहाँ से भी कर रहे हो उनके कुछ दिए हुए क्वेश्चन कर लो, उसके बाद पीवाईक्यू कर लो 3 ब्रांचेज़ के। 3 ब्रांचेज़ के कर लोगे तो कि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, कॉमन पेपर के 3 ब्रांचेज़ के। उसके बाद आएगा अ टेस्ट सीरीज़। तो लीड करने के लिए 2 कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ ले लो। ज़ाहिर-सी बात है सारा नहीं बन पाएगा। टाइम फ्रेम में ना बने तो सबमिट करने के बाद बनाओ, लेकिन बनाओ। और उसके बाद भी अगर समय बचता है तो स्टैंडर्ड बुक के सोल्ड एग्ज़ाम्पल जाओ। तो इतना कर लोगे तो मुझे एनी वर्स्ट सिचुएशन आप कर लोगे अच्छा परफ़ॉर्म। पेपर जैसा भी आए, कितना भी टफ़र कर दे, ईज़ी कर दे, कर लोगे। रिलेटिवली अच्छा परफ़ॉर्म करोगे, ये है। तो इनका मतलब ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो बहुत है। आप टेक्स्ट बुक, ऐसा नहीं कि टेक्स्ट बुक आप पढ़ना शुरू कर दो, लेकिन टेक्स्ट बुक के जो सॉल्व एग्ज़ाम्पल्स हैं, वो आप ट्राई कर सकते हो, वो बहुत हेल्पफुल होगा। अब पढ़ने के लिए टाइम लग जाएगा बहुत, लेकिन आप सॉल्व अगर पढ़ लिया ऑलरेडी, देख लिया वीडियो सारे, अब आपको लग रहा है प्रैक्टिस की कमी है, तो आप डेफ़िनिटली ये भी एक रिसोर्स अच्छा एक ऐड इन कर सकते हो कि वो जो सॉल्व एग्ज़ाम्पल्स है, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, वो सॉल्व कर सको, ताकि आपका पूरा रेंज बना रहे। तो ये एक बहुत अच्छा टिप्स दिव्यांशु से हमको मिला। तो या आई गेस लाइक दैट्स इट, आई गेस फॉर दिस वीडियो। ऑफ कोर्स कभी और फिर दिवास को लेके आएँगे और भी कुछ डिस्कशन करना होगा तो। सो या थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अनीश, थैंक यू रिफ्यूज़न। Thank you everyone for watching the video till the end. If you also want to prepare in the same manner with Prep Fusion for GATE 2026 and 2027 examination, then you can visit our website and apply the code TITANS15 on all our paid courses and you will get 15% off. The complete information regarding all the courses have been shared in this particular video, which you can check out by clicking on the link that has been posted in the description box. Best of luck to everyone and happy learning.